चैप्टर 6 पट आप जीते। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ ये काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका साधारण गणित ये है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़ चले। हिजबुर्गुएन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक बुर्गुएन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। 2000 में बुर्गुएन ने अपने पिकासोज, बाकर्स, क्लीज और मैटिचेज के महाकाव्य संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से भी अधिक की कीमत में बेचा। ये इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रह का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक था। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, ये अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था कि इस शताब्दी के आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियां कौन सी होगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी हॉरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और ये निवेशकों के लिए काफी उपयुक्त है। महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की। कंपनी ने लिखा, संग्रहों का एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्हें एक पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिससे पोर्टफोलियो प्रतिफल पोर्टफोलियो के सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल पर अभिसरित हो सके। यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने सूचकांक कोष की तरह कार्य किया। वे जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा और उन्होंने ये सब पोर्टफोलियो में खरीदा, न कि अपनी पसंद के अनुसार एक एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कुछ एक विजेताओं के उभरने की। बस यही है जो होता है। बुर्गुएन की ही तरह किसी और द्वारा अभिग्रहित कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्ध हुई हो, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हो, बुर्गुएन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। दीर्घपुच्छ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है। जहां घटनाओं की एक छोटी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है, ये समझना कठिन हो सकता है। तब भी जब आप गणित समझते हो, ये बिल्कुल सजज्ञ नहीं है कि एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर लें। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीजों का असफल होना कितनी आम बात है और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर संक्षिप्त थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा थे और अधिकतर ने नुकसान उठाया। स्नो व्हाइट एंड 7 डेवलपर्स ने सब बदल कर रख दिया। 1938 के पहले 6 महीनों में इनसे $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई से एक परिणाम क्रम से अधिक था। इसने डिज्नी स्टूडियो को रूपांतरित करके रख दिया। कंपनी का सारा ऋण चुका दिया गया। मुख्य कर्मचारियों को प्रतिधारण बोनस मिला। कंपनी ने बुबेक में एक नया नवोन्नत स्टूडियो खरीदा, जहां ये आज भी स्थित है। एक ऑक्शन ने वॉल्ट को लोकप्रिय से पूर्णतः यशस्वी बना दिया। 1938 तक वे कई 100 घंटों की फिल्मों का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में स्नो व्हाइट्स के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक पुच्छ घटना का परिणाम है, लाखों में से एक दुरुस्त घटना। और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीजों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीजें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुच्छ का परिणाम हो, इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली है। कुछ पुच्छ संचालित उद्योग प्रत्यक्ष है। उद्यम पूंजी को ही लीजिए। अगर कोई VC 50 निवेश करे तो वे संभवतः उनमें से आधे की असफलता की अपेक्षा करते हैं, 10 के काफी अच्छा रहने की और 1 या 2 के बोनिजा होने की, जो पूंजी के प्रतिफल के 100% का संचालन कर सके। एक बार निवेश कंपनी कोरिलेशंस वेंचर्स ने आंकड़ों की सगणना की। 2004 से 2014 के बीच
21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश से 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% से 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक कमाई की और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यही जोखिम से भरा है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में बस कुछ एक को ही मां सफल होने का अवसर मिलता है। यदि आपको अधिक सुरक्षित पूर्वानुमान और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुंज से ही सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक में समय के अंतराल में सफलता का वितरण उद्यम पूंजी से ज्यादा अलग नहीं है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं और बहुत थोड़ी उद्यत विजेता बन पाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% से कम अपना 70% मूल्य गवा दिया और इस अवधि में कभी उबर नहीं पाए। प्रभावी रूप से सूचकांक का कुल प्रतिफल 7% घटक कंपनियों से आया, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद उद्यम पूंजी से करेंगे, लेकिन ये एक अरुचिकर विविध सूचकांक में घटा। सार्वजनिक कंपनियों के इस वर्चस्व से कोई भी उद्योग बचा नहीं है। आधे से ज्यादा सार्वजनिक औद्योगिकी एवं टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती हैं और फिर उबर नहीं पाती। यहाँ तक कि जनोपयोगी सेवा संसाधनों में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्था है, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप। फिर भी अधिकतर का जीवन काल वर्षों में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का उदाहरण लीजिए, कोरोलोको, रसेल 3000 सूचकांक की एक पूर्व सदस्य। इसने 1980 और 90 के दशकों की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल हैं। कोरोलोको 1987 में सार्वजनिक हो गई। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1991 में कोरोलोको ने $500 बिलियन का मुनाफा कमाया, $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय में बड़ी राशि थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वो असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आनी बंद हो गई, कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट असफल हो गए और 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते कोरोलोको बीता कल बन चुकी थी। 1996 में ये कंपनी दिवालिया हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म। एक विपत्तिपूर्ण घाटा, और एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। कोरोलोको की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि ये अनोखी है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत आम है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रसेल 3000 1980 से लेकर अब तक 73 गुना से अधिक विकसित हो चुका है। ये एक शानदार प्रतिफल है, ये सफलता है। सूचकांक में 40% कंपनियां प्रभावी रूप से असफल थी, लेकिन 7% घटक जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वे बेकार कंपनियों की कमी पूरा करने के लिए बहुत थी, ठीक हिजबुर्गियन की तरह। लेकिन पिकासो और मैटिस के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ न सिर्फ कुछ कंपनियों के हाथ में मार्केट का अधिकतर प्रतिफल होता है, बल्कि उन कंपनियों के अंदर और कुछ घटनाएं होती हैं। 2018 में अमेज़न ने S&P 500 के प्रतिफल का 6% संचालित किया और अमेज़न की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेज़न वेब सेवाओं के कारण है, जो खुद में उस कंपनी की कुछ घटनाएं हैं, जिसने फायर फोन से लेकर ट्रेवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है। 2018 में एप्पल लगभग 7% सूचकांक प्रतिफल के लिए उत्तरदायी था और ये अत्यधिक रूप से आईफोन से संचालित होता है, जो तकनीकी उत्पादों के संसार में उतना टेलवाई है जितना हो सकता है। और इन कंपनियों में कौन सा काम कर रहा है? गूगल की बढ़ती स्वीकृति दर 0.2% है, फेसबुक की 0.1%, एप्पल की लगभग 2%। इसलिए इन पुच परियोजनाओं पर काम कर रहे लोग जो पुच प्रतिफल को आगे बढ़ाते हैं, उनके कैरियर भी टेल कैरियर
शेयर होते हैं। ये असाधारण की कुछ चीजें अधिकतर परिणाम के लिए उत्तरदायी होती हैं, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनियों के लिए लागू नहीं होती। ये निवेशक के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेना परिवहन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी, एक ऐसा आदमी जो एक आम कार्य को अंजाम दे सके जब उनके चारों तरफ सब व्याकुल हो रहे हो। निवेश में भी यही लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल या अगले सप्ताह जो निर्णय लेंगे वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वो जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे, संभवतः कुल समय का 1% या उससे भी कम। जब आपके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे हो, सोचिए अगर आप हर महीने $1 बचाएं तो 1900 से 2019 के बीच कितनी बचत करेंगे। आप वो $1 हर महीने US डॉलर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे बारिश हो या धूप। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री किसी निकट मडराती मंदी या नए बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हो, आप बस निवेश करते जा रहे हैं। एक निवेशक जो ऐसा कर रहा है उसे सु नाम दे देते हैं, लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में न हो तब आप अपना $1 स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, महामंदी के समय बस बेच देंगे और अपने मासिक डॉलर की नकद के रूप में बचत करेंगे, और जब महामंदी खत्म होगी तो आप फिर से सब कुछ वापस स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस निवेशक को हम जिम कहेंगे। या फिर मंदी का डर मन में बैठने में आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी न हो आप स्टॉक में $1 निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। समय के एक अंतराल के बाद इन 3 निवेशकों के पास कितना पैसा होगा? सू के पास $4,35,551 होंगे, जिम के पास $2,57,386 होंगे, टॉम के पास $2,34,476 होंगे। सू एक मील के अंतर से जीत जाती है। 1900 से 2019 के बीच 1,428 महीने थे, उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे। तो सिर्फ 22% समय के दौरान अपना धैर्य बनाए रखने से जब अर्थव्यवस्था महामंदी में या उसके निकट थी, सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल ही का उदाहरण लें। देर 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में एक निवेशक के रूप में आपका जैसा आचरण रहा वो आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया। विमान चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर दहशत के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप बीच में आने वाले उन दहशत के लम्हों में कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, न कि गाड़ी को नियंत्रण में रखने के लिए बिताए वर्षों से। एक प्रतिभावान निवेशक वो पुरुष या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उनके चारों तरफ सब व्याकुल हुए जा रहे हो। सारा संचालन पुच के द्वारा ही होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन पुच द्वारा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। यदि आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। यदि आप एक अच्छे अग्रणी व्यवसायी हैं, तो शायद आपके आधे उत्पाद और कार्य नीतियां काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं, तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मी हैं, तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में सही कंपनी में स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वो तब अगर आप अच्छे हो। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं, तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे। उन्होंने एक बार कहा था, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए विमान उड़ाना, और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफी अच्छा होना जरूरी है, जैसे एक रेस्तरां का बावर्ची। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है वो ये है कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन
पर वे प्राय अमल भी कर बैठते हैं। अमेजॉन को ही लीजिए कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। संभवतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयर धारकों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि ये एक बड़ी असफलता है, हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटी ब्लिप जैसा नजर आएगा। अमेजॉन के लिए फायर फोन पर इतना घाटा ठीक है क्योंकि इसका भुगतान अमेजॉन वेब सर्विस जैसी किसी सेवा से हो जाएगा जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। पुच द्वारा किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शंस रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट अनुपात फिलहाल बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता हूं, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीजें करनी चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसिल रेट ज्यादा होना चाहिए। ये न तो भ्रम है और न ही उत्तरदायित्व की हार। ये इस बात की बुद्धिमत्तापूर्ण अभिस्वीकृति है कि किस प्रकार पुच द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेजॉन प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होगी। इस बात के स्वाभाविक न प्रतीत होने का एक कारण ये भी है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने पुच सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ वो हास्यास्पद और त्रुटिहीन है। वो क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में अभिनय करता है वो बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से ही कि कौन से चुटकुले बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों में प्रदर्शन करने से पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख करता है। रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूं। इस पिछले दौरे से पहले मैंने न्यू बर्सविक में स्ट्रीट फैक्ट्री नाम की एक जगह में प्रदर्शन किया। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शो किए। एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे। उन्होंने प्रहसन के बीचों बीच कहा, वे बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूं वे पुच हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकलकर आए हैं। निवेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति या औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बातें भी करते हैं। हर वो निवेश जो उन्होंने अपने कैरियर में किया उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जन के बारे में बात नहीं कर। वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं। वे पुच संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर हैं। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा, अगर आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा लें, इसका दीर्घकालीन पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड बहुत ही औसत है। जब हम किसी प्रेरणास्रोत व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं तो हम ये नजरअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताओं उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिफल के कारण है। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताओं, हानियों और विघ्नों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यह संभव है कि हम गलत हो या फिर लगभग सही। जैसा कि अवसर विशेषज्ञ कहते हैं, हो सकता है कि जब वे सही थे तो वे अधिक सही रहे हो, लेकिन ये भी संभव है कि वे उतनी ही बार गलत भी रहे हो जितना कि आप। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं और जब गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आकाश गंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक पर ही बुद्धिमत्ता पूर्वक जीवन मौजूद है। ये तथ्य कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं, ये उस सबसे लंबी पुच का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं और ये एक खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि कैसे धन संपत्ति आपको और अधिक खुश
कर सकती है। चैप्टर 7 स्वतंत्रता। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किए जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर ये कहने की क्षमता है, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई सहविभाजक है, आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन, वो ये है कि लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। ये सबसे बड़ा लाभांश है जो संपत्ति से मिलता है। एंगस कैंपबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 1910 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में अनुसंधान किया जब मनोविज्ञान प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों को धराशायी कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, उत्कंठा, साइकोलॉजी, स्किज़ोफ्रेनिया। कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्यों से बेहतर नजर आ रहे थे और आप उन्हें आवश्यक रूप से आय या भूगोल या शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली सहविभाजक तरल था। कैंपबेल ने खुलासा किया, अपने जीवन पर नियंत्रण की एक गहन अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान करता है, बजाय जीवन की उन वस्तुनिष्ठ शर्तों के जिन पर हमने गौर किया है। आपके वेतन से अधिक, आपके घर से आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा जीवन शैली चर है जो लोगों को सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्तता का एक स्तर प्राप्त करना जो अव्यवस्थित संपत्ति से मिलता है और जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी राशि का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी देने की क्षमता जब आप बीमार हो, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। ये जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के आपातिक खर्च का मतलब है अपने बॉस से डर कर न रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन नम्य कार्य समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप इसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर सेवानिवृत्ति होना जब आप चाहते हो, न कि जब आपको सेवानिवृत्त होना पड़े। अपनी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ विलास वस्तुएं कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे पैसा बहुत कमाते हैं। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं ये पा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस के एक निवेश बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो कैरियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि निवेशकर्ता बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकते हैं। वे उससे कहीं ज्यादा लंबे और नियंत्रण समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग ये नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में ये कहावत थी, यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते हैं तो रविवार को लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरी बौद्धिक रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी, लेकिन मेरे लिए समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात ये थी कि मुझे ये काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था, लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो, वो ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना
भावना का एक नाम है, मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिघात कहते हैं। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोन्हा बर्जर ने इसे इस प्रकार संक्षिप्त किया। लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथों में है, वे चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे अशक्तता का अनुभव करते हैं। ये महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना, उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे या तो न कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि ये कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि इसकी संपत्ति का ऐसे जीवन के साथ संरेखण करने में अद्भुत प्रतिफल मिलता है, जिसमें आप वो कर सकें जो आप चाहे, जब आप चाहे, जिसके साथ चाहे, जहां आप चाहे और जब तक आप चाहे। एक सफल उद्योगपति डेरेक सीवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिसमें मैं $20,000 प्रति वर्ष कमाता था, लगभग न्यूनतम मजदूरी। न मैंने कभी बाहर खाना खाया और न ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 थी। मैंने 2 साल तक ये नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसलिए मैं आजाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को ये कहानी सुनाई, उसने पूछा आगे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ। मैंने कहा उससे मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में अधिक धनराशि आई। बदलाव जब आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं। जब समृद्धि और आय काफी कम थी, मध्य स्तर पर भी मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होने के बाद 2019 में 140 देशों में 1,50,000 लोगों पर किए गए एक गैल्प सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी चिंता का अनुभव किया। वैश्विक औसत 39% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी तनाव का अनुभव किया। बाकी विश्व के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, लेकिन साथ ही हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी गवा दिया है और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। 1955 में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर मध्यस्थ पारिवारिक आय $29,000 थी। 2019 में ये $62,000 से कुछ अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया है जिसकी 1950 के दशक में कोई मध्यस्थ परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक मध्यस्थ अमेरिकी घर 1950 में 983 वर्ग फुट से 2018 में 2,436 वर्ग फुट हो चुका है। एक औसत अमेरिकी घर में अब रहने वालों की संख्या से ज्यादा गुसलखाने हैं। हमारी कारें अधिक तेज और सुगढ़ हैं। हमारे टीवी अधिक सस्ते और स्पष्ट हैं। लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ है वो प्रगति के जैसा नहीं दिखाई पड़ता और इसका कारण काफी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। साथ ही वे एक एकांतवासी भी थे और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम बात करते थे, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते थे और जब किसी की और उनका ध्यान जाता तो भी चुप रहते। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया वे बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकफेलर अक्सर ये कविता पढ़कर सुनाते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर। जितना ज्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वो बोलता उतना ही ज्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं है आखिर। रॉकफेलर काफी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना
था। रॉकफेलर का उत्पाद, उनका पर्दे वो नहीं था जो वे अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका उत्पाद वो था जिसे वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसलिए वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय में वे लगातार अपने मस्तिष्क में काम पर लगे रहते थे और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते थे। ये उनके समय में अद्वितीय था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। 1870 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% शिल्प और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं थे, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आपका काम प्रत्यक्ष और भौतिक हुआ करता था। आज ये पलट चुका है। अब 38% रोजगार प्रबंधकों, अधिकारियों और व्यवसायों के रूप में पंदाकित है। ये निर्णयन कार्य है। अन्य 41% सेवा कार्य है, जो अक्सर आपके विचारों पर भी उतना ही निर्भर करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो 1950 के किसी उत्पादन कर्मी के बजाय रॉकफेलर के काम से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार निर्माण का है, तो जब आप असेंबली लाइन में न हो, आप कुछ अधिक नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने उपकरण फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनाने का है, एक विचार आधारित और निर्णयन कार्य, आपका उपकरण आपका मस्तिष्क है, जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप आवाजाही के समय, खाना बनाते समय, अपने बच्चों को सुलाते समय और व्याकुल होकर सुबह 3 बजे नींद से जगने के समय अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन लगता यह है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। द अटलांटिक के डेरेक थॉम्पसन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रस्तुत किया। अगर 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक सहवन यंत्र है, तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। ये अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर युग ने उत्पादकता के उपकरणों को ऑफिस से रिहा कर दिया है। अधिकतर ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन सहवन सर्वांगीण मीडिया मेकिंग मशीनें हैं, वे सैद्धांतिक रूप से अपने मुख्य ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतनी ही उत्पादक हो सकते हैं जितना टोक्यो वीवर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात को सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण क्षीण हो चला है, और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसलिए पहला कदम ये समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। जरा वैज्ञानिक कार्ल पिलमेर ने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग में लगभग 1000 वर्ध अमेरिकियों का साक्षात्कार किया, ये जानने के लिए कि उनके दशकों के जीवन अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकें, ताकि आप पैसा कमा सकें जिससे आप वो सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना समृद्ध होना महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आपके पास उनसे अधिक है तो आप वस्तुतः सफल हैं। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपको अपना रोजगार अपने भविष्य की वांछित उपार्जन क्षमता के आधार पर चुनना चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वे थी घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्यों का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया सुरक्षित समय बिताना। आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते, या वो जो आपके पैसों से खरीदा जा सकता है, जितना वे आपको चाहते हैं। खास तौर से वे चाहते हैं कि आप उनके साथ हो, पिलेमेर ने लिखा। चैप्टर 8, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। कोई भी आपकी संपत्ति से इतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। वैलेट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सबसे बढ़िया कारें चलाने का मौका मिलता है। अतिथि फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस चलाकर आए थे, एकदम कुलीन वर्ग। मेरा हमेशा का सपना था कि मेरे पास भी ऐसी एक कार हो, क्योंकि ये मैं ऐसा सोचता था दूसरों को बहुत दृढ़ता से संकेत करता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, आप होशियार हैं, आप अमीर हैं, आपकी रुचि गजब की है, आप महत्वपूर्ण हैं, मेरी तरफ देखिए। विडंबना ये है कि मैं शायद ही कभी उन्हें देखता था
चालकों को। जब आप किसी को कोई अच्छी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो वाह जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है, बल्कि आप सोचते हैं वाह अगर वो कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। चाहे ये अवचेतन मन में हो या नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग संपत्ति की चाह रखते हैं जिससे वे औरों को जता सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन वास्तविकता में वे लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे संपत्ति को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपकी संपत्ति को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो पत्र मैंने अपने बेटे के जन्म के बाद लिखा, उसमें लिखा था तुम सोचोगे कि तुम्हें एक महंगी कार चाहिए, एक बढ़िया घड़ी और एक बड़ा घर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ऐसा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वो है दूसरे लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वो तुम्हें मिल जाएगा। आमतौर पर ये ऐसे कभी नहीं मिलता, खासकर उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा तुम पाना चाहते हो। मैंने ये एक वैलेट का काम करते हुए सीखा जब मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो फरारी में बैठकर होटल में आते थे और मुझे टकटकी लगाकर घूरते हुए पाते थे। वे जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही ताकते होंगे और मुझे विश्वास है उन्हें ये अच्छा लगता होगा। मुझे विश्वास है उन्हें अपनी प्रशंसा भाती होगी, लेकिन क्या उन्हें पता है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं और मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता था? क्या वे जानते थे कि मैं तो बस कार को देखा करता था और खुद चालक की सीट पर बैठे होने की कल्पना किया करता था? क्या उन्होंने ये सोचकर फरारी खरीदी कि इससे उन्हें प्रशस्ति प्राप्त होगी, बिना ये सोचे कि मैं और संभवतः अधिकतर दूसरे लोग जो उनकी कार से प्रभावित हैं लेकिन उनके यानी चालक के बारे में पल भर के लिए भी नहीं सोचते? क्या ये अवधारणा उन्हें बड़े घरों में रहने वालों पर भी लागू होती है? निश्चित रूप से। जवाहरात और कपड़े, हाँ, ये एक सूक्ष्म अभिज्ञान है कि लोग अक्सर दूसरों से सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना रखते हैं और पैसों से बढ़िया सामान खरीदकर जितना आप उम्मीद करते हैं आपको उतना सम्मान और प्रशंसा नहीं मिलते। यदि आपका ध्येय सम्मान और प्रशंसा अर्जित करना है तो ध्यान रखिए कि आप ये किस प्रकार करते हैं। विनम्रता, दया और संवेदना से आपको अधिक सम्मान मिलेगा बजाय हॉर्स पावर के। फरारी को लेकर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। तेज कारों के विरोधाभास के बारे में एक और कहानी अगले अध्याय में है। चैप्टर 9, संपत्ति वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। संपत्ति की अनेकों विडंबनाएं हैं, ये रही एक मुख्य विडंबना। संपत्ति वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैंने 2000 के दशक के बीच में लॉस एंजलिस में वैलेट के रूप में काम किया, जब भौतिकवादी दिखावटी की वीर्यता ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी हर चीज से अधिक हो चुकी थी। अगर आप एक फरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है, तब भी जब आप उन पर ज्यादा ध्यान न दे रहे हो। लेकिन जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफी लोग औसत रूप से सफल थे जिन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक व्यक्ति जिसे हम रॉजर कहेंगे, वो लगभग मेरी उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रॉजर क्या काम करता था, लेकिन वो एक पोर्श चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफी था। फिर एक दिन रॉजर एक पुरानी होंडा में आया, अगले सप्ताह भी, और फिर उससे अगले सप्ताह भी। तुम्हारी पोर्श को क्या हुआ? मैंने पूछा। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त कराया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजलिस ऐसे राजरों से भरा पड़ा है। $1,00,000 की कार चलाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वो ये है कि अब उसके पास कार खरीदने के पहले से $1,00,000 कम है, या फिर $1,00,000 का अतिरिक्त ऋण। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंकों के खाते, ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावटी का सहारा लेते हैं। कारें, घर, इंस्टाग्राम की तस्वीरें। आधुनिक पूंजीवाद जब तक लोग कुछ हासिल न कर लें उसका दिखावा करते रहने में उनकी सहायता करने को पसंदीदा उद्योग बना देता है। लेकिन सच ये है कि संपत्ति वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, हीरे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियां जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए, और प्रथम
प्रथम श्रेणी का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया। संपत्ति का मतलब वो वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप संदर्भगत भी नहीं कर सकते। गायिका रिहान जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने वित्तीय सलाहकार पर अभियोग चला दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें ये बताना जाना सच में जरूरी था कि अगर वे चीजों पर पैसा खर्च करेगी तो उनके पास बस चीजें बचेगी और पैसा नहीं। आपको इस बात पर हंसी आ सकती है लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ, लोगों को ये बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब ये कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा, और ये करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। निवेशक बिल मैनन ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वो पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वो पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस ये इतना ही सरल है। ये बेहतरीन सलाह है लेकिन ज्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका ये है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। ये न सिर्फ संपत्ति संचित करने का एक मात्र तरीका है बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सकें। ये शब्दार्थ विज्ञान से अधिक है और ये अंतर न समझ पाना संपत्ति संबंधी अनेकों बुरे निर्णयों का स्रोत है और ये अंतर न समझ पाना संपत्ति संबंधी अनेकों बुरे निर्णयों का स्रोत है। अमीरी एक वर्तमान आय है। $1 लाख की कार चला रहा कोई व्यक्ति निश्चित ही अमीर है क्योंकि अगर उन्हें वो कार ऋण लेकर भी खरीदी हो, मासिक भुगतान के लिए भी एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं, लेकिन संपत्ति छिपी रहती है। ये वो आय है जो खर्च नहीं की गई। संपत्ति वो विकल्प है जिसे अभी नहीं चुना गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसका मूल्य आपको विकल्प, नम्यता और विकास प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे अधिक सामान खरीद सकें जितना आप आज कर सकते हैं। मिताहार और व्यायाम एक बढ़िया उपमान प्रदान करते हैं। वजन घटाना बहुत ही कठिन काम है उनके लिए भी जो जोरदार व्यायाम करते हैं, उनके लिए भी जो अपनी किताब बिल बॉडी में बिल ब्राइसन स्पष्ट कहते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अमेरिका में हुए एक शोध में पाया गया कि लोग व्यायाम के दौरान घटिया कैलोरी का लगभग 4 गुना अधिक प्राकलन करते हैं। फिर औसत रूप से जितनी कैलोरी उन्होंने घटाई लगभग उसके 2 गुना कैलोरी का सेवन करते हैं। सच ये है कि बहुत ज्यादा खाना खाकर आप आसानी से अधिकतर व्यायाम का नशा कर सकते हैं और हम में से अधिकतर लोग करते भी हैं। व्यायाम ठीक अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं मैंने मेहनत कर ली है, अब मुझे एक स्वादिष्ट भोज का आनंद उठाना चाहिए। संपत्ति का मतलब उस स्वादिष्ट भोज को ठुकराना और कुल कैलोरी को घटाना है। ये कठिन है और इसके लिए आत्म नियंत्रण चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं और क्या चुनते हैं, इन दोनों के बीच का एक अंतर निर्मित हो जाता है और समय के साथ आपको लाभ देता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए समस्या ये है कि अमीर आदर्श व्यक्ति ढूंढना आसान है, समृद्ध आदर्श ढूंढना कठिन है क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता छिपी रहती है। हाँ, ऐसे समृद्ध लोग भी हैं जो काफी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी हम जो देखते हैं वो उनकी अमीरी है, संपत्ति नहीं। और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं, हम उनकी बचत, सेवानिवृत्ति खाते या निवेश पोर्टफोलियो नहीं देखते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वे घर नहीं जो वे थोड़ा और जोर लगाकर खरीद सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर खतरा ये है कि अधिकतर लोग अपने मन में समृद्ध होने की कामना रखते हैं। वे आजादी और नम्यता चाहते हैं जो आपको उस वित्तीय संपत्ति से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की। लेकिन ये बात हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है कि हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्ध होने के लिए चाहिए। और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उससे कुछ सीखना भी कठिन है। लोग दूसरों का अनुसरण करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन संपत्ति का गुप्त स्वभाव दूसरों को देखकर उनके तौर तरीकों को सीखना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के बाद वे बहुत से लोगों के वित्तीय आदर्श बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफी प्रेम दर्शाया गया,
लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी के वित्तीय आदर्श नहीं थे, क्योंकि उनकी संपत्ति की हर एक पाई छिपी हुई थी उनसे भी जो उन्हें जानते थे। जरा सोचिए, अगर आपने कभी महान लेखकों की किताबें न पढ़ी हो तो खुद लिखना सीखना कितना कठिन होगा। कौन आपकी प्रेरणा होगा, किसकी आप प्रशंसा करेंगे, किसकी बारीकियों वाली सलाह को आप मानेंगे। ऐसे तो वो काम जो पहले से कठिन है और अधिक कठिन हो जाएगा। जो आप देख नहीं सकते उससे सीखना बहुत मुश्किल है, जिससे पता चलता है कि अधिकतर लोगों के लिए संपत्ति निर्मित करना इतना कठिन क्यों है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही विनीत हो लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। और ये हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है जब आप दूसरों की सफलता को आंक रहे हो या फिर खुद अपना धैर्य साध रहे हो। अगर संपत्ति वो है जिसे आप खर्च नहीं करते हैं तो फिर उसके होने का फायदा ही क्या। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूँ। चैप्टर 10, धन संपत्ति की बचत करें। आपके नियंत्रण में सिर्फ एक ही कारक है और वो उसे उत्पन्न कर सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना अद्भुत। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राजी करता हूँ। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन ये एक अजीब काम है ना। क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को मनाना पड़ता है? मेरा मानना है हाँ, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक नियत आय के बाद लोग मुख्यतः इन 3 समूह में आते हैं। जो बचत करते हैं, जिन्हें नहीं लगता है कि वे बचत कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत की जरूरत ही नहीं। ये बाकी के 2 समूहों के लिए है। पहला विचार सरल लेकिन जो आसानी से अनदेखा हो जाता है ये है कि संपत्ति निर्मित करने का संबंध आपकी आय या निवेश प्रतिफल से कम और आपकी बचत दर से अधिक होता है। दक्षता की शक्ति के बारे में एक कहानी। 1970 में ऐसा लग रहा था कि विश्व में सारा तेल खत्म होने वाला है। हिसाब अधिक कठिन नहीं था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की खपत बहुत अधिक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी और जितना तेल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वो कम पड़ रहा था। शुक्र है कि तेल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमें अधिक तेल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से तेल की खुदाई करना सीख लिया। तेल संकट पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाना शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष थे। यूनाइटेड स्टेट 1950 के मुकाबले अब प्रति डॉलर 60% कम ऊर्जा इस्तेमाल करता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का औसत मील प्रति गैलन 1975 से अब तक 2 गुना हो चुका है। 1999 की फोर्ड टॉरस सेडान का औसत 18 MPG था। 2019 की शेवी सब अर्बन जो बहुत अधिक बड़ी है का औसत 18.1 MPG है। विश्व में अपनी ऊर्जा संपत्ति ऊर्जा को बढ़ाकर विकसित नहीं की बल्कि अपनी ऊर्जा की खपत को घटाकर की। यूएस का तेल और गैस उत्पादन 1975 से 65% बढ़ चुका है, जबकि उस ऊर्जा के साथ जो हम कर सकते हैं संरक्षण और दक्षता उसके 2 गुना हो चुके हैं। इसलिए ये देखना आसान है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक ऊर्जा ढूंढना हमारे नियंत्रण के बाहर है और अनिश्चितता से घिरा हुआ है, क्योंकि ये सही भूविज्ञान, भूगोल, मौसम और भू राजनीति के नाजुक मिशन पर निर्भर करता है। लेकिन जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिक दक्ष होना हमारे नियंत्रण में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना आपके हाथ में है और 100% रूप से दक्षता में सुधार ला सकता है। हमारे धन पर भी यही लागू होता है। निवेश प्रतिफल आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई निवेश कार्य नीति काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी या मार्केट साथ देंगे या नहीं, ये हमेशा शंकास्पद रहता है। परिणाम अनिश्चितता से घिरे रहते हैं। व्यक्तिगत बचत और मितव्ययिता, वित्त का संरक्षण और दक्षता संपत्ति के समीकरण के वे भाग हैं जो अधिक रूप से आपके नियंत्रण में हैं और भविष्य में भी 100% उतने ही प्रभावशाली होंगे जितने आज हैं। अगर आप सोचते हैं कि संपत्ति विकसित करने के लिए और अधिक धन और निवेश प्रतिफल की आवश्यकता होगी, आप उतने ही निराशावादी बन जाएंगे जितने 1970 में वे ऊर्जा के अंत में विश्वास करने वाले थे। आगे बढ़ने का पथ कठिन और आपके नियंत्रण के बाहर नजर आएगा। अगर आप इसे अपनी मितव्ययिता और दक्षता से संचालित होता देखेंगे तो आपको अपनी नियमित साफ नजर आएगी। संपत्ति बस संचित अवशेष हैं जो आपके खर्च होने के बाद बचती हैं। और क्योंकि आप बिना ऊंची आय के भी संपत्ति विकसित कर सकते हैं, लेकिन बिना उच्च बचत दर के संपत्ति जोड़ने का कोई मौका नहीं रखते, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या अधिक महत्व रखता है। महत्वपूर्ण रूप से संपत्ति का मूल्य आपकी आवश्यकताओं के सापेक्ष है। मान लीजिए आपकी और मेरी शुद्ध संपत्ति बराबर है और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर निवेशक हैं। मैं 8% वार्षिक प्रतिफल कमा सकता
हूँ और आप 12% कमा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी संपत्ति को लेकर अधिक दक्ष हूँ। कहिए कि मुझे एक सुखी जीवन बिताने के लिए उसमें से बस आधे पैसों की जरूरत है, जबकि आपकी जीवन शैली आपकी बढ़ती संपत्ति के साथ उससे मेल खाती रहती है। मैं आपसे अधिक समृद्ध रहूंगा बावजूद इसके कि मैं आपसे खराब निवेशक हूँ। मुझे अपने निवेश से कम प्रतिफल के बावजूद अधिक लाभ मिलेगा। आय के लिए भी यही लागू होता है। कम संपत्ति के साथ खुश रहना सीखने से आप क्या चाहते हैं और आपके पास क्या है, इसके बीच का अंतर निर्मित हो जाता है कि ठीक वैसे ही जैसे आपका वेतन बढ़ने से होता है, लेकिन उससे आसान तरीके से और आपके अधिक नियंत्रण में है। एक उच्च बचत आय का मतलब ये भी है कि आपका खर्च सामान्य से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत अधिक होगी तब की तुलना में जब आप अधिक पैसा खर्च करते हैं। अब इसे इस संदर्भ में समझिए कि वार्षिक निवेश 0.1% बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए कितना समय और प्रयत्न लगता है। लाखों घंटों का अनुसंधान, व्यवसायों द्वारा करोड़ों डॉलर का प्रयास, और ये समझना बहुत ही आसान है कि प्रभावी रूप से क्या अधिक महत्वपूर्ण और अनुकरण करने योग्य है। ऐसे भी पेशेवर निवेशक हैं जो सप्ताह में 80 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं ताकि 1% का 10वां हिस्सा अपने प्रतिफल में जोड़ सके, जबकि उनके वित्त में 2 या 3% ऐसे हैं जो जीवन शैली के कारण है और कम प्रयास से काबू में किए जा सकते हैं। बड़े निवेश, प्रतिफल और अच्छी आय अद्भुत हैं जब उन्हें प्राप्त किया जा सके, और कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये तथ्य कि वित्त समीकरण के एक और इतना अधिक प्रयत्न और दूसरी ओर बहुत कम अधिकतर लोगों के लिए एक अवसर है। आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपको बस वो चाहिए जो आपके अहंकार के नीचे हो। मूलभूत चीजों की आवश्यकता सबको होती है। जब वे पूरी हो जाती हैं, आरामदेह मूलभूत आवश्यकताओं का एक और स्तर होता है, और उसके बाद वे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो आरामदेह, मनोरंजक और शिक्षात्मक भी हो। लेकिन भौतिकवाद के एक स्तर से आगे बढ़कर खर्च करना आपकी आय की ओर पहुंचते आपके अहंकार को प्रतिबिंब करता है। पैसे खर्च करने का वो तरीका जिससे लोगों को ये पता चल सके कि आपके पास पैसा है या था, इसे इस नजर से देखिए। और बचत को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली उपाय आय को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी विनम्रता को बढ़ाना है। जब आप बचत को अपनी आय और अहंकार के बीच के अंतर के रूप में देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि अच्छी आय वाले इतने लोग आखिर ज्यादा बचत क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के विरुद्ध ये एक दिन प्रतिदिन एक संघर्ष बन जाता है, जिसमें आप दूसरों का मुकाबला करने के लिए अपनी चादर से बार पैर फैलाते रहते हैं। वे लोग जिनकी व्यक्तिगत वित्तीय सफलता चिरस्थायी होती है, जरूरी नहीं कि उनकी आय अधिक ऊंची हो। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। अगर आपकी कामनाएं कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और आपकी कामनाएं कम रहेगी अगर आप इसके बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने इस किताब में तर्क किया है, धन संपत्ति वित्त से अधिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है, और आपको बचत करने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के अग्रिम भुगतान, नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है वाकई, लेकिन बचत करने के लिए हमें किसी विशेष वस्तु को खरीदने के उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ बचत करने के उद्देश्य से बचत कर सकते हैं, और वास्तव में आपको ऐसा करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचत करने का मतलब एक पूर्वानुमानित संसार में बनता है, लेकिन हमारा संसार ऐसा नहीं है। बचत सबसे खराब क्षण को आपको भौचक्का कर देने वाली जीवन की अपरिहार्य क्षमता के विरुद्ध एक ढाल है। बचत का एक और लाभ जो खर्च करने के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, वो हमने अध्याय 7 में देखा, अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त करना। पैसा जिस प्रत्यक्ष सामान को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं। अप्रत्यक्ष पहलू को समझना कठिन है, इसलिए यह अक्सर अज्ञात रह जाता है। लेकिन संपत्ति के प्रत्यक्ष लाभ हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं अधिक मूल्यवान और सक्षम सिद्ध हो सकते हैं, बजाय उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो हमारी बचत का स्पष्ट रूप से लक्ष्य होती हैं। खर्च करने के उद्देश्य के बगैर की गई बचत आपको विकल्प और नम्यता के साथ साथ प्रतीक्षा करने की क्षमता और सही विकल्प दबोचने का अवसर प्रदान करती है। यह आपको सोचने के लिए समय देती है। यह आपको अपनी खुद की शर्तों पर रास्ता बदलने की क्षमता देती है। बचत का हर छोटा भाग भविष्य के एक बिंदु को अधिकृत कर उसे अपने आप को देने जैसा है, जिसका मालिक कोई और हो सकता था। ये नम्यता और अपने समय पर नियंत्रण संपत्ति के एक अदृश्य प्रतिफल के सम्मान है। बैंक में नकद पर कितना प्रतिफल होता है जो आपको कैरियर बदल
बदलने, जल्दी सेवानिवृत्त होने या चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। मैं कहूंगा कि ये बेहिसाब है। ये 2 कारणों से बेहिसाब है। ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि हम इसका मूल्य नहीं लगा सकते, लेकिन ये वस्तुतः भी बेहिसाब है। हम ब्याज दरों की तरह इसका हिसाब नहीं लगा सकते, और जिसे हम नाप नहीं सकते उसे अनदेखा कर देते हैं। जब आपका आपके समय पर नियंत्रण नहीं होता, आपको अपनी ओर आने वाले हर दुर्भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास नम्यता है तो आपके पास अच्छे अवसरों को खुद आपकी ओर चलकर आने का समय होगा। यह आपकी बचत का एक अदृश्य प्रतिफल है। बैंक में हुई बचत जो 0% ब्याज देती है, एक असाधारण प्रतिफल उत्पन्न कर सकती है, जिससे आप कम आय लेकिन उद्देश्यपूर्ण रोजगार चुन सकते हैं या फिर निवेश अवसरों के लिए प्रतीक्षा कर सकें। जब नम्यता रहित लोग बेचैन हो जाते हैं और वो अदृश्य प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। विश्व पहले अत्यधिक स्थानीय हुआ करता था। इतिहासकार रॉबर्ट गार्डन के अनुसार कुछ 100 वर्षों पहले तक 75% अमेरिकियों के पास न तो टेलीफोन थे और न ही नियमित मेल सेवा। इसके कारण प्रतिस्पर्धा अत्यधिक स्थानीय हुआ करती थी। औसत बुद्धिमत्ता वाला कोई भी कर्मी अपने कस्बे में सर्वश्रेष्ठ हो सकता था और उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझा भी जाता था, क्योंकि उन्हें दूसरे कस्बों में किसी अधिक होशियार कर्मी के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता था। ये अब बदल चुका है। एक अत्यधिक संयुक्त विश्व का मतलब है कि वो प्रतिभा का सागर जिसमें आप प्रतियोगिता करते हैं, वो आपके कस्बों में सैकड़ों और हजारों से विश्व भर में फैले लाखों करोड़ों में पहुंच चुका है। ये विशेषकर उन रोजगारों के लिए एकदम सच है जो आपकी मांसपेशियों के बजाय आपके दिमाग पर निर्भर करते हैं। अध्यापन, मार्केटिंग, विश्लेषण, कंसल्टिंग, लेखांकन, प्रोग्रामिंग, पत्रकारिता और यहाँ तक कि औषधि भी वैश्विक प्रतिभा सागर में स्पर्धा करते हैं, और अधिक क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते जाएंगे। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन वैश्विक सीमाओं को मिटाता जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर विश्व को खा रहा है। उद्यम पूंजीपति मार्क एडिसन ने कुछ इस तरह इसका वर्णन किया। जैसे जैसे आपकी प्रतिस्पर्धा की सीमा विस्तृत होती जा रही है, एक प्रश्न जो आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं कैसे दूसरों से बेहतर हूँ? मैं होशियार हूँ? इस सवाल का एक बहुत ही खराब जवाब है, क्योंकि दुनिया में बहुत से होशियार लोग हैं। प्रतिवर्ष लगभग 600 लोग सेटस में सफल होते हैं, अन्य 7000 लगभग उनके नजदीक आते हैं। एक सार्वभौमिक विश्व में जहां विजेताओं को सब मिलता है, ये लोग आपके सीधे प्रतिद्वंदी हैं। बुद्धिमत्ता इस विश्व में इतना विश्वस्त लाभ नहीं है जो इतना जुड़ चुका है, लेकिन नम्यता है। एक ऐसे विश्व में जहां बुद्धिमत्ता अत्यधिक संयुक्त है और बहुत से पुराने तकनीकी कौशल संचालित हो चुके हैं, स्पर्धात्मक लाभ सूक्ष्म और व्यवहारिक कौशल को मिलता है, जैसे संसार कौशल, संवेदना और शायद सबसे अधिक नम्यता। अगर आप में नम्यता है, आप अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपने कैरियर में भी और निवेश में भी। आपके लिए आवश्यकता अनुसार एक नया कौशल सीखने की संभावना अधिक होगी। आपके मन में उन प्रतिद्वंदियों के साथ होड़ करने की चाहकार होगी जो वो कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, और आपके पास अपनी खुद की गति के अनुसार अपनी अभिलाषा और स्थान ढूंढने की अधिक छूट होगी। आप एक नई दिनचर्या, एक धीमी गति ढूंढ सकेंगे और जीवन के बारे में अलग धारणाओं के साथ सोच पाएंगे। इन सब चीजों को पार करने की क्षमता, जब अधिकतर अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कई चीजों में से एक है जो आपको एक ऐसे संसार में अद्वितीयता प्रदान करेगी जहां बुद्धिमत्ता अब एक दीर्घकालीन लाभ नहीं है। अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होना विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बनता जा रहा है। इसलिए अधिकतर लोग बचत कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आप जानते हैं कि उन्हें और क्या करना चाहिए? इतना अधिक तर्कशील होना छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों।